रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमैया जी। इस शो में हम बात करते हैं उन महान शख्सियत की जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनकी अमिट छाप आज तक हमारे जहन पर है। आज बात एक महान शख्सियत की, एक महान गायिका की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी। आज भी उनके गायन की, उनकी गायकी की मिसाल दी जाती है। आशा ताई, आशा भोसले जी। गए 8 सितंबर को आशा भोसले जी का बर्थडे था, तो उसी के सेलिब्रेशन में यह शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड डेडिकेटेड है आशा भोसले जी पर। आशा ताई खुद हमारे साथ 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में मौजूद है, तो हमारी बात सीधे उनसे होगी, उनके फिल्मी सफर की होगी, कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और एक टाइमलेस सिंगर की संज्ञा हासिल की। ये सारी बातें खुद आशा ताई से। क्या है आपकी खूबसूरती का राज? मेरे को जो लगे हाथ जो मिले उस समय वो मैं खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं ना सुबह उठ के ये खाना चाहिए, फिर 11 बजे ये खाना चाहिए। ऐसा टाइम ही नहीं मिला कभी लाइफ में। कभी बैठ के क्या खाना है, घर से निकलना, जो मिले रास्ते में जो मिले खा लिया, काम किया, काम में चाय पीते रहना, चाय से भूख मरती, और बहुत चाय पीते थे। नहीं, क्योंकि मैं पीछे से अभी आपको देख रही थी, आपके बाल कितने अच्छे अभी तक। हाँ, बाल अब मेरे ही हैं। लगाए नहीं है जी। आप ना सिर्फ सिंगर्स के लिए एक प्रेरणा है, मगर जो छोटे शहरों से, छोटे विलेजेस से आते हैं, उनके लिए भी आप इसलिए प्रेरणा है क्योंकि आपकी शुरुआत सांगली में हुई, फिर आप पुणे गई, पुणे से आप कोल्हापुर आई, कोल्हापुर से आज मुंबई आई, फिर 6 दशक से भी ज़्यादा आप गाना गा रहे हो। तो आपने कभी सोचा था कि इतना लंबा सफ़र होगा आपका? नहीं, 43 में मैंने पहला गाना गाया, 1943 कोल्हापुर में। उसके बाद 47 से 6 से लगातार गा रही हूँ। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। असल में मैं गाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, आप गाना नहीं गाना चाहती थी? क्यों? माँ बहुत बोलती थी गाना गाओ गाना गाओ, पापा बोलते थे, भाग जाती थी। मैं नहीं गाती थी। कोई आता है तो माँ बोलती है नहीं गाना गा के बताओ, तो मैं भाग जाती थी। मगर क्यों? नहीं अच्छा लगता था। अच्छा। मुझे बहुत शर्म आती थी गाना गाने से, तो मैं हमेशा भाग जाती थी। लेकिन यही है, भगवान ने जो तय किया है वो हम नहीं बदल सकते हैं। फिर गाना सीखने लगी, गाना सीखते सीखते फिर फिल्मों में पहला ही गाना गाया था, फिर फिल्म में आ गए, फिर ज़रूरत हो गई, करते करते यहाँ तक पहुँचे। ऊंच नीच, जैसे नाव पानी में झपके खाती है, इसी तरह लाइफ आखिर आके पहुँच गया। क्या बात है। गानों का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन मराठी फिल्म संगीत से हिंदी फिल्म संगीत तक का सफर आशा ताई ने कैसे तय किया, इसके पीछे भी एक बहुत मजेदार कहानी है। तो जब आप पहले मराठी में आपने गाना गाया था, बाद में आपने हिंदी में गाना गाया, और बाद में संग दिल का गाना आपको मिला, तो हिंदी तो आपकी ज़बान नहीं थी, तो हिंदी आपने किस तरह से सीखी? डायलेक्ट, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशंस, ये सब किसने आपको सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। जो गाना अगर आप मुझे बोलेंगी कि अबे गुजराती गाओ तमें, मैं वही देवनागरी में लिख लूँगी और वैसे के वैसे बोलूँगी। मैं आपका लहजा देख लूँगी और वो समझ जाऊँगी कि इसको मुझे ऐसे गाना है, मैं गा लूँगी। आप तमिल बोलेंगे यंग ऊरू कादलपति यन्ना निनक्के, मैं लिख लूँगी यन्न ऊरू कादलपति, लिख लिया। जिसने बोला है उसका टोन सुन लिया, तो सीख लिया गाना। इसी तरह हर ज़बान मैंने गाई है। उसमें बोलती हूँ बंगाली, पहले गुजराती बोलती थी जब अविनाश व्यास थे, क्योंकि उनके साथ बहुत गाने गाए, और पंजाबी बोल लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी ज़बानी सब बोल लेती हूँ। लेकिन उर्दू के लिए पहले बहुत तकलीफ़ थी कि गैन ख ये सब बोलना, वो सीखा हमने। एक पंडित बुलाए, उनसे अलिफ बे पे ते ते से जीम छे है खै दाल 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 सब सीख लिया। वाह वाह। तो उससे उर्दू ठीक हो गई थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं जी। और इसी तरह लाइफ, हर गाना दुनिया का कोई भी गाना दीजिए मैं उसको मतलब गा सकती हूँ। जी।
लेकिन कई बार जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, सच्चाई सिर्फ वही नहीं होती, उसके पीछे कुछ और सच्चाइयां छिपी हुई होती हैं। तो इस हंसते मुस्कुराते शोक आवाज के पीछे कौन सा दर्द छिपा के रखा था आशा भोसले जी ने? एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जो भी हमारी ज़िंदगी में आता है उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे आपकी शुरुआत सीखने की हुई शायद दीनानाथ मंगेशकर से, बाद में इतने अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, इतने अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट और इतने अच्छे को सिंगर्स। तो जैसे अगर शुरुआत करें हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स से, तो किससे क्या ख़ास बात आज आपने अपनी हैसियत में ले ली है? क्योंकि एक बहुत पुराना, जब टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट होता था, तब मुकेश जी जब एक्सपायर हो गए, आपका एक इंटरव्यू आया था, सभी सिंगर्स का इंटरव्यूज़ था उसमें, मगर मैं छोटी थी, मगर आपने जो कहा था वो बहुत मुझे दिल में छू गया। क्योंकि आप नीचे देखकर बात कर रही थी, रो रही थी और कह रही थी कि मैं अपसेट हो जाती थी और हमेशा मुझे कहते थे कि तुम आशा अपसेट हो जाओगी, फिर तुम्हारा गाना ख़राब हो जाएगा, तुम हर चीज़ दिल पे मत लो। तो क्या है, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ आपने अपने अंदर ले लिया है। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई आदमी सुखी है जी। कोई किसी को किसी का दुख है, किसी की माँ मर गई है तो सौतेली माँ है, कोई सास तंग करती है, कोई ननद तंग करती है, कोई आदमी खराब होता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है। यानी इस दुनिया में कोई सुखी आदमी नहीं जी। अगर हम कहेंगे कि मैं संपूर्ण सुखी हूँ तो वो गलत बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी दुख देखा, सुख देखा, गरीबी देखी, पैसा, सब चीज़ इंसान, मेरा ख्याल है जो आता है इस दुनिया में वो सबको वो फेस करना पड़ता है। यहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हो, उनके घर में भी मैंने दुख देखा है कि पैसे की जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ पर भी दुख देखा है। वो ऐसा दुख नहीं होगा पैसे का, वो कोई शरीर का दुख होगा। तो कोई खाना ही नहीं खा सकता है, पैसा है नहीं, खाना नहीं खा सकता है, किसी के बच्चे ठीक नहीं निकलते, यानी दुख ये भरा पड़ा है। तो मेरा एक ख्याल है खुद का कि कोई भी चीज़ किसी को नहीं बतानी चाहिए कि हम दुखी हैं। क्यों दुखी बताना किसी को, क्यों अपनी ये बतानी, ज़रूरत ही नहीं है। और कोई कुछ करता नहीं है। अब मेरी बेटी मर गई, लोगों ने कहा रे बहुत बुरा, ठीक है 4 दिन, उसके बाद किसी को वो याद भी नहीं है, याद सिर्फ मुझे है, मैं माँ हूँ। तो ये दुख मेरा है, किसी का नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये दुख भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी अपने आपस पी जाना चाहिए, उसको अपने दिल में रखना चाहिए। मैंने कभी कहा था कि जब बहुत रोना आए तो बाथरूम में जाके बंद करके बाथरूम रो ले लो, बाहर आते समय मुंह धो के हंसते हुए बाहर निकलो। दुनिया के सामने हमेशा हंसते हुए जाओ, सबसे अच्छी बात होती है। क्या बात है। आशा ताई को अगर मैं एक टाइमलेस सिंगर कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक्सैजरेशन नहीं होगा। 6 दशक तक एक सिंगर का इंडस्ट्री में बने रहना, कई पीढ़ियों के लिए गाना, ये बहुत बड़ी बात है, न सिर्फ हिंदी फिल्म संगीत के लिए बल्कि वर्ल्ड म्यूजिक के लिए भी। ऐसा मिसाल मिलना बहुत ही कम होता है। कैसे डील किया उन्होंने अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के अलग अलग तेवर को, क्या क्या मुश्किलें आई उनकी जिंदगी में? आशा जी, जब आप गाना गाती है तो हम जो सुनते हैं और जो गाना सीखे नहीं है, जो संगीत के बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं है, तो हमें लगता है कि बहुत आसान है, उनके लिए बहुत आसान है। वो तो ऐसे बस जाती है, माइक के सामने खड़ी रहती है और गाना गा लेती है। तो आप पूरी प्रोसेस में आपसे समझना चाहती हूँ कि म्यूज़िक डायरेक्टर जब धुन लेकर आपके पास आते हैं तब आपके दिमाग में क्या चलता है, फिर आप कितनी बार गुनगुनाती हो, कितने सवाल जवाब उनसे करते हो, किस तरह से आप उनसे मिलते हो, और जब तक आप रिहर्सल के लिए आते हो तब तक आपके जहन में क्या चलता है? असल में पहले तकलीफ़ होती थी गाना किसका है, लेकिन बुद्धि भी तेज़ होती है यंग एज में। तो गाना जैसे गाया उन्होंने सीख लिया, फिर उनको गा के बताया, लेकिन वो लोग ज़रा पुराने ख्यालात के होते थे, फिर से दोबारा करेंगे रिहर्सल, दोबारा करो रिहर्सल, जाके रिहर्सल करते थे, सुबह रिहर्सल करते थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग में चले जाते थे। और एक ज़माना था तब लोगों को लगता था कि रिहर्सल करनी चाहिए। कोई लोग ऐसे थे कि गाना दे के जब अगर हमने कोई हरकत बराबर ली तो उनको लगता था कि एक रिहर्सल में कैसे आ गई, मतलब इतनी आसान है, इसको बदल दो, फिर नया कुछ बना देते थे ताकि हमें तकलीफ हो। लेकिन हम भी वो भी गा देते थे,
फिर वही भूल जाते थे ना, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। फिर रिकॉर्डिंग में हम जो चाहे वो गा देते थे। वैसे लोग अच्छे थे, मन के साफ लोग थे। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा हमने क्या बोलते एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने एक सिखाया, दूसरे दिन दूसरा सिखाया, तीसरे दिन सेट पे तीसरा सिखाया। मैं फिर भैया आप भूल गए, ये आपने अभी सिखाया था, अच्छा गा दो, ऐसे हो जाता था। एक आधा आपके इंटरव्यू में आपने ऐसे भी कहा था कि एक कुछ गाने की धुन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तो आप गाड़ी में बैठकर ही कॉन्स्टेंटली गुनगुनाते थे और आप सोचते थे कि आपका ड्राइवर सोचेगा कि इसको क्या हो गया है, ये बार बार आजा आजा में वो जो सांस की जगह थी, हाँ वो हमारे लिए बहुत नया था। मतलब हमने कभी वो चीज़ गाई नहीं थी, सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था कि वो सांस का ये था। हाँ 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 ये करके अभी नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा, लेकिन उससे खांसी शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ से लेना पड़ता है। तो वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी खार से लेके पेडर रोड तक। तो ड्राइवर को लगा इतनी देर से ये आजा आजा हाफ रही है, क्या हो रहा है इसका मालूम नहीं। शायद अस्पताल ले जाना पड़े। जसलोक ले लूं? क्यों ने आपको कुछ सांस चढ़ रही है? मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है, चुप बैठ, गाड़ी घर ले चल। बहुत कम ही होता है कि आशा जी स्टूडियो में आए, इंटरव्यू दें। आज वैसा ही एक बहुत खास दिन है। और भी कई बातें, कई इंटरेस्टिंग बातें जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगी आशा जी। आजकल के आपने कोई फिल्म देखी है जो आपको बहुत ज़्यादा काम पसंद आया हो? हीरो, हीरोइन, फिल्म मेकर? मेरा क्या हो गया है जी, एक सादी बात बताती हूँ तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। मेरी बहू ने कहा कि 4 टिकट के पैसे दे दो, पिक्चर जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने 100 रुपये निकाल के दिए। तो मेरा ड्राइवर खड़ा रहा। हाँ। मैंने कहा क्या खड़े हो तुम? मैंने कहा, बोलता है खड़ी देख रहा है। मैंने कहा बात क्या है, खड़े क्यों, जाओ ना जल्दी से। बोले इसमें आधा टिकट भी नहीं आया। क्या बात कर रहे हो तुम? बोले एक टिकट 300 रुपये का होता है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, 300 रुपये टिकट हो गया आजकल? मतलब मैंने पिक्चर नहीं देखी कब से, तो पिक्चर में 300 रुपये हो गया। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी पिक्चर। मैं कहा तुम पैसे लेके तीनों के टिकट निकाल, मैं नहीं जा रही हूँ पैसे। पर 300 रुपये कौन देगा? हमने तो 12 रुपये भरे थे, 11.5 रुपये भरे, अभी नहीं था। तो मेरे पिक्चर देखने का हाल ये है। अब बहुत कुछ ऐसी पिक्चर आ जाए और देखनी ही पड़े, हाँ बहुत ही अच्छी पिक्चर आ जाए, इंग्लिश हो या कोई, तब मैं जाके हमारे आजकल जो निकला है घर के नज़दीक है, कुछ मॉल में है, तो वहाँ जाती हूँ, वरना बहुत कम पिक्चर देखती हूँ। और शर्ट वर्ट निकालता है सलमान खान तो मज़ा आता है कि नहीं? अब मेरे लिए कोई शर्ट निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने बच्चों के 1000 बार शर्ट निकाल के नहलाया है, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरा बड़ा बच्चा है, उसको मैं नहला रही हूँ। तो अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अच्छा लगता है उसका शरीर, वो दिखाता है। अगर किसी लड़की कमर अपनी दिखाती है तो पतली कमर होती है तो वो दिखाती है, तो अच्छा है उसके पास, वो दिखाती है। जिसके पास नहीं हो अच्छी कमरा हो, वो क्या करेगी बेचारी। इसीलिए मुझे लगता है ठीक है, अच्छा है, मैं खुश होती हूँ। मुझे करीना बहुत पसंद। इसमें क्या शक है, बिल्कुल जी। आशा जी का स्टूडियो में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनका इंटरव्यू देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हम ऐसे किसी भी मौके को जाने नहीं देंगे। आज आशा भोसले जी हमारे साथ हैं, बातें चलती रहेंगी उससे। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अब के बरस के गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स करने पड़े थे, बिकॉज यू वर वेरी इमोशनल एंड क्राइंग ना? रिहर्सल नहीं करने पड़ते, रिकॉर्डिंग के वक्त हाँ। जो वो चाहते थे कि फीलिंग क्या आनी चाहिए, वो इतनी आ नहीं रही थी। तो उन्होंने मुझे, मेरे मतलब SD बर्मन साहब ने कहा तुम्हारा भाई नहीं है क्या कोई? तो मुझे बहुत झटका लगाई कि भाई, और मैंने उसको बहुत प्यार से बड़ा किया, हमेशा मेरे गोद में होता था। तो मुझे वो झटका लगा, उसकी याद आई, आँख पे आंसू आए। बोले अभी गाना रिकॉर्ड करो, चलो गाओ। अब फिर रिकॉर्ड किया था गाना। बहुत सुंदर गाना। हाँ, मतलब वो इतने बड़े थे कि उनको पता था कि आर्टिस्ट को कैसे मूड में लाना, उस मूड का। एक दिन मुझे उन्होंने कहा था, आशा तुम एक करो, समझो अपने आपको तुम हेलन हो। मैं कहा दादा मेरी तरफ देखो, मैं हेलन? अरे हम जानता है तुम हेलन नहीं, तुम मन में समझो
तो वो आदत लग गई कि अपने आप को हेलन समझो, पद्मा खन्ना समझो, अरुणा ईरानी समझो, कौन गाने वाला है वो डांस, वो अपने आप को समझो, फिर गाना गाओ। कौन सी हीरोइन गा रही है, मधुबाला गा रही है, मीना कुमारी जी गा रही हैं, रेखा गा रही है, आशा पारेख है, क्या नाम का, अभी कल ही मिली थी मुझे, वहीदा रहमान जी। जब मतलब हम फिर सोचते थे कि ये लोग आ रहे, फिर एकदम उर्मिला आए तो या रे उसके जैसा हुआ। तो ये गाना जैसा होगा, जैसा गाने वाला होगा, ये सोच के गाए आदमी तो बराबर होता है। डांस अंदर डांस करना चाहिए, तब वो डांस बाहर आता है। डेफिनेटली, जी जी जी। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशकिस्मती है कि आज आशा ताई जी हमारे स्टूडियो में हैं। तो एक बार फिर से मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, बल्कि ये कहूँ कि पूरे विश्व के उनके चाहने वालों की तरफ से, उनके सुनने वालों की तरफ से, आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें और ऐसे ही संगीत की साधना करते रहें। यही हम सबकी दुआ है आशा जी। अगले रविवार एक और फिल्मी हस्ती की बात सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग FM।